गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं टेम्स है। आज हम साझेदारी का पहला चैप्टर क्लास 12th का स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम साझेदारी के बारे में जानते हैं, साझेदारी क्या होता है। तो जब भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन, हम एक व्यक्ति से बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब हम दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो उस बिज़नेस को हम साझेदारी कहते हैं। तो इसका हम जब एक परिभाषा देख लेते हैं तो पहला परिभाषा दिया गया है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में साझेदारी की परिभाषा दी गई, जो आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। तो स्क्रीन में देखिए, साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो उन सबके द्वारा या उन सबकी ओर से किसी एक के द्वारा संचालित व्यापार का लाभ आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। तो सबसे पहला है कि हम आपस में एक संबंध या ठहराव करेंगे कि हमारे बिज़नेस में जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम लोग आपस में बांटेंगे। तो सबसे पहला मेन कंडीशन ही यही है कि हम लाभ या हानि जो भी होगा उसको हम लोग आपस में बांटेंगे। यदि हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे तो ये साझेदारी नहीं कहलाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसके लिए लाभ लेंगे। यदि हम बिना लाभ के काम करेंगे तो उसको हम लोग NGO बोलते हैं, जिसको हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। जो अब आजकल बहुत सारे बिजनेस भी ऐसे चलते हैं जो गवर्नमेंट से पैसे आते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट वाला काम नहीं है। साझेदारी में हमारा खुद का पैसा लगेगा और हम लाभ को आपस में बांटेंगे, कोई फ्री सेवा का काम नहीं करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लिए, तो उसके बाद फिर उसके नीचे देखिए, सबसे पहले साझेदारी की परिभाषाएं। तो सबसे पहला होता है दो या अधिक व्यक्ति। देखिए, साझेदारी का सबसे पहला कंडीशन क्या है कि एक व्यक्ति के बीच में साझेदारी तो हो नहीं सकता, तो कम से कम हमारे बीच कम से कम दो व्यक्ति तो होना कंपलसरी है। तो साझेदारी व्यवसाय के लिए कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, परंतु बैंकिंग व्यवसाय में यह संख्या 10 और साधारण व्यवसाय में 20 से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि साझेदारी एक थोड़ा छोटा व्यवसाय रहता है, उससे एक बड़ा और होता है जो मैं बाद में चालू करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग कंपनी। तो कंपनी में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सेकंड होता है ठहराव। तो ठहराव मतलब क्या होता है कि हम आपस में एक समझौता करते हैं। समझौता करने पर मतलब क्या कि हम कितनी पूंजी लगाएंगे, आपस में लाभ कैसे बांटेंगे, कितना वेतन दिया जाएगा, कितना कमीशन दिया जाएगा, व्यवसाय कितने साल के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, व्यवसाय का नाम क्या होगा, उसके हमारे अधिकार क्या होंगे, कर्तव्य क्या होंगे, ये सब हम ठहराव में पूरा लिखेंगे। ठहराव मतलब एक तरह से समझौता, कि हम आपस में कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं होगा, उसके लिए हम लोग एक समझौता करते हैं। तो उसमें हम लोग जनरली हर बातें लिख देते हैं कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, कब कब कंडीशन में क्या क्या अप्लाई करेंगे, वो सब हमारे ठहराव रहेगा, ताकि हमारे बीच में स्पष्ट क्लियर रहे कि हमको कोई लड़ाई उड़ाई ना हो। नेक्स्ट थर्ड मतलब हमारा जो एसेंशियल पार्ट होता है वो क्या है, हमारा लाभ का विभाजन। सबसे पहले मैं बताया आप लोगों को कि जब यदि हमारा साझेदारी है तो लाभ का विभाजन होना ज़रूरी है। यदि हम लोग लाभ हानि का विभाजन नहीं करेंगे तो हम इसको साझेदारी नहीं कहलाएगा। तो इसके लिए देखिए, प्रत्येक साझेदारी फर्म का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय से होने वाले लाभ को तय किए गए अनुपात में बांटना होता है। यदि साझेदारी के संबंध में कोई समझौता नहीं हुआ है तो लाभ साझेदारी को बराबर बराबर बांटा जाएगा, लेकिन बांटना कंपलसरी है। इसके बाद नेक्स्ट है वैध व्यवसाय। वैध व्यवसाय मतलब क्या कि हम कानूनी व्यवसाय करेंगे, है ना। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि यदि हम तस्करी, कालाबाजारी इत्यादि करते हैं जो कानून की दृष्टि से व्यवसाय नहीं माना जाएगा। मतलब ऐसा व्यवसाय करना है जिससे हम कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, मतलब लीगल होना चाहिए, कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तभी हम उसको साझेदारी कहलाएगा, नहीं तो हम उसको साझेदारी नहीं कहलाएंगे। फिर बाद में वो अपना अलग हो जाएगा। चोरी करना, डाका डालना, ये सब हमारा व्यवसाय साझेदारी नहीं कहलाएगा, ये अपना इल्लीगल पार्ट है जिसको हम साझेदारी में कवर नहीं करते हैं।
पाँचवा होता है स्वैच्छिक पंजीकरण। अच्छा, देखिए कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है उसका हमको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, लेकिन हम साझेदारी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हम दो लोग मिले आपस में और दो लोग अपना एक रोड छाप बिजनेस भी चालू कर सकते हैं और उसका पंजीकरण कराना ज़रूरी नहीं है। लेकिन पंजीकरण कराने से क्या होता है कि हमारा जो कुछ कानूनी मान्यता है वो ज़्यादा मिलता है। जैसे अपन दूसरे के ऊपर केस कर सकते हैं, और यदि हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो हम उसके ऊपर केस या दावा नहीं कर सकते। उसमें एक बार पढ़ लेते हैं आप स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए। स्वैच्छिक पंजीकरण, साझेदारी फर्म का पंजीकरण करना अनिवार्य नहीं है। हाँ, यदि आप फर्म का पंजीकरण नहीं कराते हैं तो आप कुछ लाभों से वंचित रह सकते हैं, इसलिए पंजीकरण करा लेना उचित होगा। पंजीकरण न कराने के कुछ बुरे परिणाम इस प्रकार हैं। पहला, आपकी फर्म दावे के निपटारे के लिए किसी दूसरी पार्टी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती। दूसरा, यदि साझेदारी में आपस में कोई विवाद हो जाए तो इस समाधान के लिए न्यायालय की सहायता नहीं ली जा सकती है। आपकी फर्म बकाया या भुगतान के मामले में किसी दूसरी पार्टी से समायोजन का दावा न्यायालय में नहीं कर सकती है। तो इसलिए हम लोग को साझेदारी का जो है पंजीकरण करा लेना चाहिए, जिससे हम लोग को बेनिफिट होता है। नेक्स्ट होता है स्वामी एजेंट संबंध। स्वामी एजेंट संबंध मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए, मतलब एक साझेदार दूसरे साझेदार के लिए एक एजेंट का काम करते हैं, मतलब एक दूसरे के लिए उत्तरदायी होता है। यदि एक साझेदार दूसरे साझेदार के विरुद्ध कोई काम करता है तो दोनों के दोनों ही उत्तरदायी कहलाएंगे। जो काम करेगा वो एजेंट कहलाएगा, जो दूसरा पार्टनर रहेगा वो स्वामी कहलाएगा। या दूसरा करेगा तो पहला साझेदार, या दूसरा करेगा तो पहला साझेदार उत्तरदायी होगा। इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्वामी एजेंट का संबंध। नेक्स्ट होता है व्यापार की निरंतरता। मतलब ये जो हमारा साझेदारी व्यवसाय है वो हमेशा निरंतर चलता रहेगा। साझेदारी फर्म के किसी साझेदार के मरने, पागल या दिवालिया हो जाने से फर्म का अंत हो जाता है। कहने का मतलब कंपनी में ऐसा नहीं होता है, कंपनी का अपन बाद में देखेंगे। लेकिन यदि साझेदारी फर्म मतलब मान लीजिए दो पार्टनर हैं, दो साझेदार हैं और एक मर जाता है या दिवालिया हो जाता है तो हमारा जो पूरा व्यवसाय है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसके अलावा भी फर्म के सभी साझेदार जब चाहे साझेदारी को समाप्त कर फर्म को भंग कर सकते हैं। यदि मान लें अपन दो पार्टनर हैं, दोनों के बीच में लड़ाई हो गया और एक चाहता है कि नहीं अब हम साझेदारी आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो ये साझेदारी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। साझेदारी व्यवसाय के लाभ भी होते हैं। इसकी स्थापना करना, सरल स्थापना मतलब इसको तुरंत अपन आपस में दो लोग मिलते हैं, बहुत ज़्यादा कानूनी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं होता है, अपन तुरंत उसको बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है अधिक संसाधनों की उपलब्धता। देखो, एक व्यक्ति करेगा तो उसके पास क्या होगा, कम संसाधन होंगे, मतलब कम पैसा होगा। दूसरे को यदि बोल सकते हैं कि यदि मान लो हम लोग 4 लोग 5 लोग मिल के स्टार्ट करते हैं तो सबके बीच में क्या होगा, पैसे भी आएंगे और 4-5 लोग रहेंगे तो काम करने में भी आसान होगा और ज़्यादा रिस्क भी नहीं होगा, श्रम भी मिल जाएगा। हम लोग को आपस में 5 लोग मिल के काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट होता है संतुलित निर्णय। देखो, एक यदि सिंगल व्यक्ति होगा तो क्या है ना, निर्णय लेने में गलती कर सकता है, लेकिन यदि 5 लोग मिल के निर्णय लेंगे तो कोई भी जल्दबाजी निर्णय नहीं होगा, सोच विचार के निर्णय होगा, जिससे हमारा बिजनेस जो होगा आगे भविष्य में अच्छा खासा चलेगा। नेक्स्ट होता है हानियों का विभाजन। साझेदारी व्यवसाय में सभी साझेदार मिल के हानि का विभाजन करते हैं। मान लो अपन 3 पार्टनर हैं तो 12,000 का लॉस होता है तो 3-3 हज़ार करके अपन लॉस को बियर कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट सबसे आप देखते हैं कि साझेदारी व्यवसाय की हानि क्या होते हैं। तो साझेदारी व्यवसाय की सीमाएं को ही हम लोग हानि बोलते हैं। तो सबसे पहले सीमाएं या हानि बोल सकते हैं। तो सबसे पहला है असीमित देनदारी। असीमित देनदारी कहने का मतलब यदि हम कोई लोन लिए हैं तो हम लोग की असीमित देनदारी होगी। जैसे मान लो हम लोग बैंक से लोन लिए हैं 1 लाख का और ब्याज बढ़ते मान लीजिए 50 लाख हो गया, तो हम उनको 50 लाख रुपए भी भरना पड़ेगा, चाहे हमारा घर, ज़मीन, जायदाद सब कुछ क्यों ना बिक जाए।
यदि एक पार्टनर भाग जाता है, एक पार्टनर बचा है, तो एक पार्टनर जो बचा है उसी को ही पूरा पैसा भरना पड़ेगा। हाँ, भले बाद में वो दूसरे पार्टनर से वसूल कर सकता है। इसलिए जो साझेदारी होता है वो बहुत खतरनाक होता है, मतलब इन द सेंस हमारे ज़मीन जायदाद सब बिक सकता है, क्योंकि इसमें लॉस होने के चांसेस, मतलब पूरा जो देनदारी रहता है वो हमारे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, जबकि कंपनी में ऐसा रिस्क नहीं होता है। कंपनी में हम जितना कैपिटल लगाए हैं सिर्फ उतना ही पैसा डूब सकता है, उससे ज़्यादा नहीं डूब सकता है, लेकिन साझेदारी में हमारा बहुत सारा पैसा डूब सकता है। तो चलिए उसको एक बार स्क्रीन से पढ़ भी लेते हैं। असीमित देनदारी: सभी साझेदार फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से भी असीमित स्तर पर उत्तरदायी होते हैं। इसलिए फर्म के ऋणों का भुगतान या तो सभी साझेदार मिलकर कर सकते हैं, या फिर किसी एक साझेदार को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से सारे ऋणों का भुगतान करना पड़ सकता है। मैं जो बताया कि हमारा जो ज़मीन घर जायदाद है वो भी बिक सकता है। तो सबसे बड़ा लॉस साझेदारी का ही होता है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि कंपनी बनाएं। तो कंपनी में ऐसा नहीं होता है, कंपनी में सीमित साझेदारी होता है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर बाद में पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ इतना ही बता देता हूँ कि जो साझेदारी का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है, मतलब बहुत सारा पैसा भरना पड़ सकता है। दूसरा होता है अनिश्चित अस्तित्व। देखिए, जो साझेदार होता है वो तुरंत ख़त्म हो सकता है। कैसे ख़त्म हो सकता है? जैसे मान लो 2 साझेदार थे, एक का मृत्यु हो गया, दिवालिया हो गया, या कुछ और हो गया, या अपना रिटायरमेंट ले लेता है, तो वो साझेदारी क्या होता है, भंग हो जाता है, जिससे हमारा बिजनेस क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब उसके बाद फिर से दूसरा नया साझेदारी स्टार्ट करना पड़ता है, जबकि कंपनी में ऐसा नहीं होता। फिर भी बार बार मैं दोनों का डिफरेंस बताने चाह रहा हूँ, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है, तो दोनों में डिफरेंस में समझना आसान होगा। तो कंपनी में यदि मान लो जो भी साझेदार हैं, मतलब कंपनी में जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, जिसको हम लोग अंशधारी बोलते हैं, यदि वो मर भी जाते हैं तो बिज़नेस जो होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन साझेदारी में ऐसा नहीं होता। यदि एक साझेदार मर जाता है तो हमारा पूरा साझेदारी क्या हो जाता है, भंग हो जाता है, समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड होता है सीमित पूंजी। देखिए, हम जो साझेदारी करते हैं वो 2 लोग, 10 लोग, 20 लोग मिल के ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा लोग हम लोग नहीं कर सकते। तो जबकि कंपनी में लाखों लोग हो सकते हैं, जबकि हम साझेदारी में सिर्फ और सिर्फ 10-20 लोग ही रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। क्योंकि साझेदारी व्यवसाय में साझेदारी की संख्या 20 से अधिक नहीं हो सकती है, इसलिए इससे ज़्यादा पूंजी की व्यवस्था कर पाना कठिन है। अतः साझेदारी में कोई बड़ा व्यवसाय प्रारंभ करना संभव नहीं है। यदि बहुत बड़ा व्यवसाय करना है तो आपके लिए क्या होना चाहिए, कंपनी स्टार्ट करना पड़ेगा, जो हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद होता है शेयरों का हस्तांतरण नहीं। देखिए, हमारे जैसे मान लो अपन 2 पार्टनर मिलके ए और बी मिलके साझेदार कर रहे हैं, तो हम तीसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते कि मतलब मान लो मेरा भाई है कि अब आपके साथ मेरा भाई बिजनेस करेगा, ऐसा नहीं चलेगा। यदि आप किसी साझेदारी फर्म में हिस्सेदारी हैं तो दूसरे साझेदारी की सहमति के बिना आप किसी बाहरी पक्ष को अपना हित ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ऐसे में उन साझेदार को असुविधा होती है जो फर्म में अलग होना चाहते हैं या अपना शेयर दूसरों को बेचना चाहते हैं। तो इस तरह से हमारा ये साझेदारी का नुकसान होता है। अब नेक्स्ट टर्म होता है साझेदारी संलेख। तो साझेदारी संलेख क्या होता है कि जो हम लिखते हैं, मतलब लिखित समझौता करते हैं। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो जो लिखित समझौता होता है, ताकि हमारे बीच में कोई लड़ाई न हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, साझेदारी संलेख। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि साझेदारी का जन्म समझौता से होता है, और समझौता 2 प्रकार के होते हैं, एक लिखित समझौता, दूसरा मौखिक समझौता। जो लिखित समझौता होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, साझेदारी संलेख। मतलब जो अपन क्या बोल सकते हैं, स्टाम्प में लिखित जो रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साझेदारी संलेख करते हैं। देखो, जब हम स्टाम्प में लिखे रहेंगे तो उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग कोर्ट में प्रूफ कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ताकि हमारे बीच में आपस में कोई लड़ाई ना हो। उस लिखित समझौते को ही हम लोग क्या बोलते हैं, साझेदारी संलेख। तो देखिए, स्क्रीन में एक बार पढ़ लेते हैं। साझेदारों के बीच लिखित प्रसंविदा या समझौता को साझेदारी संलेख कहा जाता है। साझेदारी प्रसंविदा या समझौता लिखित अथवा मौखिक दोनों हो सकता है, लेकिन लिखित प्रसंविदा मौखिक प्रसंविदा से अच्छा माना जाता है, ताकि लड़ाई ना हो।
तो देखिए हमारे सबसे पहला दूसरा होता है कि ये कभी कभी हम क्या होता है आपस में एकदम विश्वास के साथ काम करते हैं, तो हम साझेदारी संलेख नहीं भी बना सकते हैं। मतलब मौखिक है, चलो हम लोग 2 लोग मिलके आपस में बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं और कोई भी लिखित समझौता नहीं होता है, तो उस समय हमको साझेदारी संलेख मतलब साझेदारी अधिनियम मतलब कानून लागू हो जाता है। साझेदारी अधिनियम 1932 लागू हो जाता है। तो उसमें देखिए हमारे पास स्क्रीन में शो कर रहा है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। मतलब कि हम अब अपने को हम लिखित समझौता तो कर नहीं पाए, तो हमारे बीच में क्या क्या नियम लागू होंगे। तो सबसे पहला नियम है हमारे पास जो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। मतलब जैसे मान लो हम लोग 5-5 लाख रुपए कैपिटल लगाया है, कोई 10 लाख लगाया है, तो हम उसको पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे। दूसरा, जो हर महीने हम लोग कुछ आहरण करते हैं, कुछ पैसा घर के पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं, उसको हम लोग आहरण बोलते हैं। तो दूसरा वर्ड होता है आहरण पर ब्याज भी नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट होता है ऋण पर ब्याज 6% प्रति वर्ष दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए अपन फॉर्म को ज़्यादा ज़रूरत पड़ा, तो हम अपने घर से कुछ ज़्यादा पैसा ऋण के रूप में हम अपने साझेदारी व्यवसाय को दे सकते हैं। तो ऋण पर ब्याज जो है 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा वेतन, बोनस, कमीशन कुछ भी नहीं दिया जाएगा। और 5वां होता है लाभ हानि का विभाजन समान अनुपात में किया जाएगा। तो ये होता है हमारा बेसिक साझेदारी संलेख का। और एक हम बेसिक ओवरव्यू देख लिए कि हमारा पार्टनरशिप क्या होता है। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। साझेदारी क्या होता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर जब एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और लाभ को आपस में बांटने का समझौता करते हैं, तो हम उसको साझेदारी कहते हैं। इसके बाद आता है साझेदारी की विशेषताएं। साझेदारी की विशेषताएं में सबसे पहला विशेषता क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, आपस में ठहराव होना चाहिए। ठहराव मतलब हमारे बीच में आपस में समझौता होना चाहिए कि हम अपने लाभ को कैसे कैसे बांटेंगे। इसके बाद लाभ का विभाजन भी कंपलसरी है कि यदि हम लाभ को नहीं बांटते हैं तो हम एनजीओ का काम करते हैं, मतलब हम बिना प्रॉफिट का काम करते हैं, तो वो साझेदारी नहीं कहलाएगा। वैध ठहराव होना चाहिए, मतलब सबसे मेन कंडीशन ही ये बोल सकते हैं कि हम जो व्यवसाय चलाते हैं वो एक लीगल व्यवसाय होना चाहिए। चोरी करना, डाका डालना, ये सब हमारा लीगल बिजनेस नहीं होता है। इसलिए हम अपने को अच्छे व्यवसाय जैसे कपड़े का व्यवसाय कर सकते हैं, स्टेशनरी का व्यवसाय कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। स्वैच्छिक पंजीकरण मतलब बता दिया कि हमारा जो पंजीकरण करना है वो कंपलसरी नहीं है। एजेंट और मालिक का संबंध होता है। व्यापार की निरंतरता भंग हो जाती है। इसके बाद हम उसका लाभ देखें तो लाभ में सरल स्थापना है ना, अधिक संसाधनों की उपलब्ध, संतुलित निर्णय ले सकते हैं, लाभ हानि का विभाजन कर सकते हैं। इसके बाद हानि में सबसे पहले मेन हानियाँ देखें हम, असीमित देनदारी। असीमित देनदारी सबसे बड़ा दोष होता है साझेदारी का, असीमित देनदारी। यदि असीमित देनदारी नहीं होता तो फिर कंपनी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक होता है अनिश्चित अस्तित्व। अनिश्चित अस्तित्व मतलब जब कभी भी बिजनेस क्या होता है, कभी भी बंद हो जाता है। साझेदारी में ये दिक्कत रहता है, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है। इसके बाद हम क्या देखें, साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख का हम लोग एग्जाम में थ्योरी वाइज पॉइंट भी पूछ सकते हैं कि साझेदारी संलेख क्या होता है। तो साझेदारी संलेख जो लिखित समझौता होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साझेदारी संलेख बोला जाता है। यदि हम लिखित समझौता नहीं करते हैं तो क्या क्या नियम लागू होता है। तो मेनली अकाउंट्स मतलब जब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो मेनली पाँच पॉइंट ही ध्यान रखना पड़ता है। पहला है पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, ऋण पर ब्याज 6% दिया जाएगा, वेतन, बोनस, कमीशन नहीं दिया जाएगा और लाभ हानि का विभाजन बराबर बराबर किया जाएगा। तो चलिए एक बेसिक क्लास आज लेक्चर 1 हम कंप्लीट करते हैं। इसके बाद का अपन कल या इसके बाद लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो एक तरह से हम आज क्लास स्टार्ट किए हैं बेसिक ओवरव्यू। तो इसके लिए मैं आपको अपना ये PDF इसको अपन आप 1-2 बार रिपीट करके भी देख सकते हैं और इसको अपना कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। मैं आपका इसका ये जो वर्ड का फाइल है मैं आपको व्हाट्सएप या फेसबुक में अपलोड कर दूंगा, व्हाट्सएप में डाल दूंगा। तो
चलिए ठीक है, गुड डे, और अपन लेक्चर 2 के लिए बाद में मिलते हैं। गुड बाय।